नमस्कार दोस्तों, अपन केमिस्ट्री फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम। यदि आप लोगों को चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे उसका। चैप्टर की बात कर रहे हैं अपन आयनिक साम्य। देखिए, पदार्थ हैं जो अपने पास दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, और वो पदार्थ होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं चालक और एक होते हैं अचालक या विद्युत रोधी। चालक और अचालक। अचालक को विद्युत रोधी कहते हैं अपन। चालक अपन जानते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं वो चालक होते हैं। अचालक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। चालक जो हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते धात्विक चालक और एक होते विद्युत अपघट्य। मेटल कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट। तो धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य। धात्विक चालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। धात्विक चालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। और इसके उदाहरण की यदि अपन बात करें, धात्विक चालक के उदाहरण की, तो वो हमारे पास होते हैं धातु एवं मिश्र धातु। दूसरे हमारे पास आते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में जो विद्युत चालन है वो आयनों द्वारा होता है। विद्युत रोधी क्या होते हैं, विद्युत चालन नहीं करते हैं। विद्युत चालन नहीं करते हैं। इसमें सामान्यतः कौन आते हैं, सूखी लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये जनरली विद्युत अचालक या विद्युत रोधी होते हैं। अब जो धात्विक विद्युत अपघट्य हैं, हमारा काम मेन विद्युत अपघट्य से पढ़ने वाला है। तो विद्युत अपघट्य मुख्यतः दो प्रकार के हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं इनका पूर्ण वियोजन होता है, मतलब इनके वियोजन की मात्रा 100% होती है। पूरा का पूरा पदार्थ आयनों में टूट जाता है। जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं इनका अपूर्ण वियोजन होता है, मतलब वियोजन की मात्रा लगभग 40 से 50% तक ही होती है। उदाहरण की बात करें हम तो प्रबल विद्युत अपघट्य में प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण होते हैं। तो प्रबल अम्ल जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, HBr, कोई भी प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार, तो 5 ही प्रबल क्षार हैं अपने पास, और वो 5 कौन कौन से हैं, NaOH, KOH, RbOH, CSOH और BaOH का होल ट्वाइस। और लवण, जो भी हम लोग क्षार से मिलकर बने हैं वो लवण। तो प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पूर्ण वियोजन होता है। वियोजन की मात्रा 100% होती है। कौन कौन इसमें आते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण इसमें हमारे पास आते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य का अपूर्ण वियोजन होता है। इसके उदाहरण में कौन आते हैं, एक तो दुर्बल अम्ल जैसे HCN
H2CO3, एक जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल सारे दुर्बल होते हैं। एक दुर्बल क्षार, इन 5 के अलावा जो भी हैं वो सारे दुर्बल होंगे, जैसे AgOH, NH4OH, LiOH। तो देखिए पदार्थ हमारे पास दो प्रकार के हैं, चालक और अचालक। चालक विद्युत का चालन करते हैं, अचालक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। चालक वापस हमारे पास दो प्रकार के हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य। धात्विक चालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, जिसमें धातुएं और मिश्र धातुएं आती हैं, और जो विद्युत अपघट्य है उनमें विद्युत चालन आयनों द्वारा होता है। फिर विद्युत अपघट्य दो प्रकार के हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन होता है, जिसमें वियोजन की मात्रा 100% होती है। उसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य में प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण। दुर्बल विद्युत अपघट्य का अपूर्ण वियोजन होता है, जिसमें वियोजन की मात्रा लगभग 40 से 50% होती है, और उसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो आते हैं वो आते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। इस चार्ट में अपने को ध्यान रखने की बात है, मेनली वो विद्युत अपघट्य की है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये हमारे काम में आने वाले हैं। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत या वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। तो पहली बात तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत है वो केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, उन पर ही लागू होगा, प्रबल पर लागू नहीं होगा। ये अब देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों का अपूर्ण वियोजन होता है, पूरा पदार्थ आयनों में नहीं टूटता। तो उसमें उसको अपन जैसे जैसे तनु करते जाएंगे, मतलब उसमें अपन पानी मिलाते जाएंगे, जल मिलाते जाएंगे, तो उसका आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। जो 40% 50% हो रही थी, वो धीरे धीरे उसको जितना ज़्यादा उसमें जल मिलाते जाएंगे, उसमें उतने ही आयनन की मात्रा या आयनों में टूटने की मात्रा उसकी बढ़ती जाएगी। अनंत तनुता पर वो मात्रा 100% हो जाएगी। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य भी 100% वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य तो सामान्यतः 100% वियोजित होते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर 100% वियोजित हो जाते हैं। तो ये क्या कहता है कि वियोजन या आयनन की मात्रा समानुपाती होती है तनुता के। तो ये क्या कहता है कि तनुता बढ़ाने पर, तनुता मतलब उसमें जल मिला रहे हैं, उसको पतला कर रहे हैं, तनुता बढ़ाने पर पदार्थ के वियोजन या आयनन की मात्रा बढ़ती है। जितना ज्यादा उसमें जल मिलाएंगे पदार्थ उतना ज्यादा आयनों में टूटेगा। ये है ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत। इसके आधार पर अपन कैसे निकालते हैं, वियोजन की मात्रा ज्ञात कैसे करते हैं, वो देखते हैं। जैसे माना कि कोई एक पदार्थ है AB, ये वियोजित होगा A+ में और B- में। पदार्थ वियोजित हो रहा है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता माना कि हमने ली 1 मोल। प्रारंभ में अपने को 1 मोल लेना है। प्रारंभ में उत्पाद की मात्रा 0 होती है, 0 होती है। फिर यदि वियोजन की मात्रा x हो तो प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल ली, x मोल उसमें से टूट गया, कितना बचा? 1 - x। ये भी कितना हो गया? x और x। तो वियोजन की मात्रा x है, तो 1 मोल लिया, x मोल टूट गया, बचा कितना? 1 - x। और ये कितना बनेगा? x। और ये भी कितना बनेगा? x। अच्छा, अब हम आयतन से भाग देते हैं या सांद्रता से गुणा कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यदि
सांद्रता C हो तो C से गुणा कर देंगे, C 1 माइनस एक्स, CX और CX। अच्छा, अब पदार्थ वियोजित हो रहा है। इससे पहले हमने रासायनिक साम्य में क्रिया साम्यावस्था में होती थी, इसलिए निकालते थे साम्य स्थिरांक। यहाँ पदार्थ वियोजित हो रहा है, इसलिए निकालेंगे वियोजन स्थिरांक। इसका निकलेगा वियोजन स्थिरांक वियोजन स्थिरांक के कैसे निकालते हैं? उत्पाद ऊपर, क्रियाकारक नीचे। उत्पाद में कौन है हमारे पास? A प्लस B माइनस अपॉन AB, A प्लस B माइनस अपॉन AB। अच्छा, इनके ये मान रख देते हैं इसमें, तो K हमारे पास आता है CX इंटू CX अपॉन C 1 माइनस एक्स। C से एक C कट गया, हमारे पास K क्या बचा? C x इंटू एक्स, तो CX स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यदि हम मान लें कि यदि वियोजन की जो मात्रा x, इसका मान 1 से बहुत कम है, यदि वियोजन की मात्रा x इज लेस देन 1, मतलब वियोजन की मात्रा x का मान 1 से बहुत बहुत कम है, तो 1 माइनस एक्स लगभग बराबर 1 के होगा। तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 रख सकते हैं अपन, तो k बराबर हमारे पास का आया CX स्क्वायर, या x स्क्वायर निकाले हम वियोजन की मात्रा x स्क्वायर निकाले तो C का इसमें k में भाग लग जाएगा, k अपॉन C, या x बराबर अंडर रूट k अपॉन C। बस ये ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है अपने पास। ये सब राम कहानी भूल सकते हैं अब अपन। यदि अपने से वियोजन की मात्रा पूछ रहा है तो वियोजन की मात्रा का सूत्र है x बराबर अंडर रूट k अपॉन C, और परसेंटेज में पूछे x परसेंटेज बराबर अंडर रूट k अपॉन C, जो आएगा उसको फिर 100 से गुणा कर देंगे। 100 अंडर रूट में नहीं है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो वियोजन की मात्रा जो निकालेंगे, अब इस चीज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मेन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वियोजन की मात्रा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट k अपॉन C, और यदि हमसे पूछे किसी आयन की सांद्रता, किसी आयन की सांद्रता, जैसे कोई भी आयन ले लेते हैं अपन, A प्लस की ले लें, जैसे A प्लस की, A प्लस की सांद्रता कितनी दे रखी है? CX। ओके, x का मान कितना निकला है? अंडर रूट k अपॉन C, तो अपन ये भी लिख सकते हैं, या A प्लस बराबर C, x की जगह क्या रखें? अंडर रूट k अपॉन C। एक C अंडर रूट में एक बाहर है, तो इस अंडर रूट वाले से बाहर वाला अंडर रूट बाहर कट जाता है, तो क्या बचा? C भी के अंडर रूट में, k भी अंडर रूट में, तो A प्लस की सांद्रता क्या हो गई? अंडर रूट KC। बस, तो अब दो फॉर्मूले आपके पास इंपॉर्टेंट हो गए। आपसे पूछ रहा है वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा होगी अंडर रूट k अपॉन C, और पूछ रहा है किसी भी आयन की, चाहे H प्लस आयन हो चाहे OH माइनस आयन हो, कोई भी आयन होना चाहिए। आयन की सांद्रता पूछ रहा है तो अंडर रूट KC, वियोजन की मात्रा अंडर रूट k अपॉन C, और आयन की सांद्रता अंडर रूट KC। बस दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं।
वियोजन की मात्रा अंडर रूट के अपॉन सी और आयन की सांद्रता अंडर रूट के सी। अब जैसे अम्ल है तो दुर्बल अम्ल के लिए H प्लस की सांद्रता, तो H प्लस की सांद्रता H प्लस आयन है तो क्या हो जाएगी अंडर रूट के ए इंटू सी। कोई अंडर रूट के सी है मतलब, तो के ए क्या हो गया अम्ल का वियोजन स्थिरांक है वही जो ऊपर अपन ने के लिखा है, उसको क्या लिखते हैं के ए। तो के ए बराबर अम्ल का वियोजन स्थिरांक। इसी तरीके से दुर्बल क्षार में OH माइनस की सांद्रता, तो OH माइनस की सांद्रता क्या आएगी के ए की जगह क्या जाएगा अंडर रूट के बी इंटू सी। और के बी क्या है क्षार का वियोजन स्थिरांक। तो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास बस ये दो ही हो गए। क्वेश्चन अभी बताएंगे इस पे। वियोजन की मात्रा पूछ रहा है तो अंडर रूट के अपॉन सी, और आयन की सांद्रता पूछ रहा है तो अंडर रूट के सी। के और सी का मान आपको मिलेगा, ठीक है। तो वियोजन अंडर रूट के अपॉन सी, आयन की सांद्रता अंडर रूट के सी, ठीक है। क्वेश्चन बता दे इसमें। ओके, तो देखिए इस पर क्वेश्चन है कि 0.01 मोल एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक, दे रखा है उसने, मतलब के का मान दे दिया 16 × 10⁻⁴, और ये मोल मतलब एक है वही सांद्रता, तो ये सी का मान दे दिया। वियोजन की मात्रा पूछ रहा है, x पूछ रहा है, और H प्लस n की सांद्रता पूछ रहा है। तो उसने आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो के दे रखा है, के दे दिया उसने 16 × 10⁻⁴, और सांद्रता सी दे दी उसने 0.01। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। अब पहले अपन निकाले वियोजन की मात्रा x। वियोजन की मात्रा क्या होती है अंडर रूट के अपॉन सी। के का मान 16 × 10⁻⁴ बटे 1 × 10⁻²। अच्छा, अब 16 का चलो एक बार मैंने घात खोल देते हैं। 10⁻⁴ और नीचे 10⁻², तो 2 खत्म हो गई, 2 बचेगी। तो 16 × 10⁻², इसका अंडर रूट ले लेते हैं। 16 का रूट 4 और 10⁻² का घात आधी हो जाती है अंडर रूट में, घात अंडर रूट में आधी हो जाती है, तो 2 की 1 हो गई। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 4/10 मतलब 0.4 हो गया। प्रतिशत में पूछे तो 100 से गुणा कर देंगे। x परसेंटेज बराबर 0.4 × 100 बराबर 40% वियोजन होगा। कितना परसेंट वियोजन होगा? 40% वियोजन होगा। तो एक क्वेश्चन इसका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है H प्लस की सांद्रता। H प्लस की सांद्रता कितनी हो गई? अंडर रूट के सी या के इंटू सी, एक ही बात है। के का मान कितना है? 16 × 10⁻⁴, और सी का मान है 1 × 10⁻²। घातें जुड़ जाती हैं, तो 16 × 10⁻⁴ और 10⁻², 10⁻⁶। 16 का रूट 4, घात आधी हो जाएगी 10⁻³ तो इतने H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 4 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। सांद्रता मोल प्रति लीटर में नापते हैं। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसमें वियोजन स्थिरांक, मतलब वियोजन की मात्रा और किसी भी आयन की सांद्रता। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास जल का वियोजन स्थिरांक K एवं आयनिक गुणनफल नियतांक Kw। जल का वियोजन स्थिरांक K और आयनिक गुणनफल नियतांक Kw। देखिए जल एक
दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अति दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसमें क्या होगा, जैसे जल है H2O, इसका वियोजन होगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, इसके लिए अपने को वियोजन स्थिरांक निकालना है। के बराबर उत्पाद ऊपर क्रियाकारक नीचे H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। ये तो हो गया जल का वियोजन स्थिरांक H प्लस OH माइनस अपॉन H2O। लेकिन जल एक अति दुर्बल विद्युत अपघट्य है और अति दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण इसका वियोजन बहुत ना के बराबर होता है। ये लगभग स्थिरांक ही होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते अपन, तो K इंटू H2O बराबर H प्लस OH माइनस, और K इंटू H2O को नया नाम दे देते हैं KW इक्वल्स टू H प्लस और OH माइनस। तो ये हुआ जल का आयनिक गुणनफल नियतांक। KW जल का आयनिक गुणनफल नियतांक है, और वो क्या होता है H प्लस इंटू H माइनस की आयन के सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है जल का आयनिक गुणनफल नियतांक। तो ये क्वेश्चन आया 2017 में, क्वेश्चन पूछा था कि KW का मान क्या होता है। तो KW का मान क्या होता है H प्लस इंटू OH माइनस के गुणनफल के बराबर। KW का मान क्या होता है H प्लस इंटू OH माइनस आयन के गुणनफल के बराबर होता है। तो जल का आयनिक गुणनफल नियतांक कितना हो गया H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, अब क्या होता है, इनके मान कितने रहते हैं। कमरे के ताप पर, कमरे का ताप अपन कितना मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पर जल में H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 1 इंटू 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर, और OH माइनस की सांद्रता भी इतनी होती है। जल में हमेशा H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता समान होती है, बराबर होती है। तो OH माइनस की सांद्रता भी कितनी होगी 1 इंटू 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर। तो KW क्या हो गया, H प्लस और OH माइनस का मान रखते हैं यहाँ पर। KW का सूत्र है H प्लस इंटू OH माइनस, तो ये क्या हो गया मान 1 इंटू 10 की घात माइनस 7 इंटू 1 इंटू 10 की घात माइनस 7। जब घातों को अपन गुणा करते तो घातें जुड़ जाती हैं। तो KW बराबर क्या आ गया 1 इंटू 10 की घात माइनस 14। तो ये आपके लिए फिक्स मान हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि कमरे के ताप पर KW का मान 1 इंटू 10 की घात माइनस 14 होता है। ये फिक्स मान है, ये आपको याद रखना है। तो KW का मान कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या सामान्य ताप पर 1 इंटू 10 की घात माइनस 4 होता है। फिर इसका निकलता है PKW। देखिए जनरली किसी का भी K दे रखा है, उसका PK निकालना हो तो लॉग लेके निकाला जाता है, लॉग लेके निकाला जाता है। लेकिन अपने उतना जान ही रहे, सीधी बात है। आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी K दे रखा हो और उसका PK पूछे, K दे रखा हो और PK पूछे, तो आप ध्यान रखोगे PK पावर नीचे, PK पावर नीचे, मतलब पीने के बाद सबकी पावर नीचे आ जाती है, कुछ खुद नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि PK पावर नीचे। किसी का भी K दे रखा है और PK पूछ रहा है, तो जो घात है वो घात नीचे आ जाएगी, जो घात है वो घात नीचे आ जाएगी। तो घात कितनी है 14, इसलिए इसका PKW कितना आ गया 14। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कमरे के ताप पर जल के लिए KW का मान 10 की घात माइनस 14 और PKW का मान 14 होता है।
अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल में H+ की सांद्रता OH की सांद्रता के बराबर होगी, और वो कितनी होगी? 1 × 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर। कमरे के ताप पर H और OH दोनों 1 × 10⁻⁷, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दोनों 1 × 10⁻⁶। तो KW कितना होगा? 1 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶, तो घातें जुड़ जाएंगी। KW बराबर 1 × 10⁻12, और PKW P के पावर नीचे 12। तो अब इसमें आपको तो ध्यान रखने वाली बात रही, एक तो सूत्र कि जल के आणविक गुणनफल का सूत्र क्या होता है? तो होता है H+ × OH माइनस। जल के आणविक गुणनफल का सूत्र H+ × OH माइनस। कमरे के ताप पर KW का मान 1 × 10⁻14 और PKW का मान 14। 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर KW का मान 1 × 10⁻12 और PKW का मान 12। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। तो देखिए, अभी अपन ने देखा कि कमरे के ताप पर KW का मान निकल रहा है हमारे पास 1 × 10⁻14, जबकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर KW का मान निकल रहा है 1 × 10⁻12, और PKW का मान कमरे के ताप पर 14 और 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर PKW का मान 12। तो आप देख रहे हैं कि ताप बढ़ा रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 पर गया, तो KW 10⁻14 से 10⁻12 हुआ, मतलब 100 गुना बढ़ गया। तो और ये 2 कम हो गया, 2 कम हुआ, 2 गुना नहीं, 14 से 12 हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ताप बढ़ाने पर KW का मान बढ़ता है, जबकि PKW का मान घटता है। ताप बढ़ाने पर KW का मान बढ़ता है, जबकि PKW का मान घटता है। यह चीज आप ध्यान रखेंगे, और उसके मान भी। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं लवण जल अपघटन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। लवण कैसे बनता है? अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है। तो पहले अपन देखेंगे अम्ल और क्षार कौन कौन से होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। तो उनकी लिस्ट अपने को एक बार पता होनी चाहिए। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? दुनिया भर के सभी अम्लों में प्रबलतम अम्ल होता है HClO4। सबसे प्रबल अम्ल है HClO4। तो HClO4, HClO3, फिर H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3। जितने भी सल्फोनिक अम्ल होते हैं, एल्किल सल्फोनिक अम्ल जो कार्बनिक यौगिक हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। एक पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ये भी प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पर जनरली हमारे पास जो काम में आएंगे वो ये ही काम में आएंगे, तो आपको ज़्यादा ध्यान रह जाए तो ठीक है, बाकी इस वाले को तो अपने को ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल ये हैं, ये अपने को काम में आएंगे। फिर दुर्बल अम्ल, ये जो बच गए वो दुर्बल अम्ल। हमारे यहाँ पर जो लगभग काम में आएंगे वो ये वाले काम में आएंगे, तो ये तो अपने को ध्यान रखने, बाकी दूसरे हैं वो दुर्बल है ही। प्रबल क्षार, जितने भी क्षार हैं, क्षार क्यों होते हैं जिनमें OH होता है बेस, तो उनमें 5 ही बेस हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, प्रबल क्षार हैं। तो NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH का होल ट्वाइस। तो ये 5 ही प्रबल क्षार हैं। इनके अलावा जिसमें भी OH है वो सब दुर्बल होंगे, तो बाकी सारे दुर्बल। इनको शॉर्ट में भी ध्यान रखेंगे आप। प्रबल अम्ल का मतलब होता है SA, स्ट्रॉन्ग एसिड। दुर्बल अम्ल का मतलब WA, वीक एसिड। प्रबल क्षार का मतलब SB, स्ट्रॉन्ग बेस। और दुर्बल क्षार का मतलब WB, वीक बेस। SA, WB, SB, WA। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ये आपको इसका लिस्ट ध्यान रखना है प्रबल दुर्बल का। फिर अपन लवण जल अपघटन के लिए बात करते हैं। अपन बात करें लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन देखो क्या होता है, मतलब लवण की जल के साथ क्रिया करवा रहे हैं अपन, तो
लवण की जल के साथ क्रिया करवाने पर वो उससे बने जो भी उस जिनसे बना होता है अम्ल और क्षार में टूट जाता है। तो लवण की जल के साथ क्रिया करवाने पर उसका संगत अम्ल और क्षार में वियोजित हो जाने की क्रिया लवण जल अपघटन कहलाती है। किसी भी लवण की जल के साथ क्रिया करवाने पर उसका अम्ल और क्षार में वियोजित हो जाना, टूट जाना लवण जल अपघटन कहलाता है। और आप जानते हैं अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, एक दूसरे के उल्टी चली क्रिया चलती है। अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, ठीक है। इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया तो दो क्रियाएं जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लवण की जल के साथ क्रिया करवाएंगे, अम्ल और क्षार बनेंगे लवण जल अपघटन। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करवाएंगे, लवण और जल बनेंगे उदासीनीकरण क्रिया। ये जो लवण जल अपघटन की क्रिया है ये ऊष्मा शोषी होती है। लवण जल अपघटन की क्रिया ऊष्मा शोषी होती है, जबकि उदासीनीकरण की क्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। लवण जल अपघटन की क्रिया ऊष्मा शोषी, उदासीनीकरण की क्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। अच्छा, ऊष्मा क्षेपी में मतलब क्या हुआ, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो इसमें जो निर्गत ऊष्मा है उदासीनीकरण की क्रिया में निर्गत ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। उदासीनीकरण की क्रिया में उदासीनीकरण की क्रिया क्या है, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल का बनना उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो उस उदासीनीकरण क्रिया में जो ऊष्मा निर्गत होगी, निकलेगी, उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। अब कितनी निकलती है वो अपने को ध्यान रखना है। 4 प्रकार के लवण अपने पास होते हैं। लवण का प्रकार मतलब जो बनेगा उसका, और उदासीनीकरण ऊष्मा। लवण का प्रकार और उदासीनीकरण ऊष्मा। तो लवण का प्रकार और उसमें कितनी उदासीनीकरण ऊष्मा निकलेगी। तो यदि लवण SaSb का है, Sa मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, Sb मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों प्रबल हैं, तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होगा 13.7 किलो कैलोरी, या जूल में लेंगे तो 57.54 किलो जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी का मान 4.2 जूल के बराबर होता है, इसलिए कैलोरी को जूल में बदलेंगे, 13.7 को 4.2 से गुणा कर देंगे। तो यदि लवण प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का है तो 13.7 कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा था। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण में उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होगा, तो 13.7 किलो कैलोरी। अच्छा, यदि दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण है, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण है, या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण है, इन तीनों में जो मान है ऊर्जा का वो 13.7 किलो कैलोरी या 57.54 जूल से कम, वो कुछ भी होगा लेकिन कम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लवण प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना है उसमें उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी होता है, और कोई भी एक दुर्बल है या दोनों दुर्बल हैं तो उनमें 13.7 से कम होता है। तो लवण जल अपघटन क्या हुआ, लवण की जल के साथ क्रिया से अम्ल और क्षार का बनना लवण जल अपघटन, ये उदासीनीकरण के विपरीत क्रिया है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, उदासीनीकरण क्रिया कहलाएगी। लवण जल अपघटन ऊष्मा शोषी क्रिया है, जबकि उदासीनीकरण ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। उदासीनीकरण की क्रिया में जो ऊष्मा निकलेगी उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे।
ठीक है। अब वो कितनी होगी, यदि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना लवण है तो उसका मान कितना होगा 13.7 किलो कैलोरी, और कोई भी दुर्बल है उनमें से तो 13.7 से कम होगा, ये इसमें रहता है।